नमस्कार, मैं हूं राज वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हमारे खास शो न्यूज रूम इंटरव्यू में हमारे साथ है आज एक खास मेहमान, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी के न्यूज रूम इंटरव्यू में। शुक्रिया सर, सबसे पहले क्योंकि आपके तमाम जो प्रशंसक हैं, आपको जो चाहने वाले हैं, वो ये जानना चाहते हैं क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को भी लगभग अब 1 साल ही बचा है, तो भविष्य की राजनीतिक योजनाएं क्या कुछ है अभी आपकी? नहीं, अभी तो 4-5 स्टेटों के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 30 नवंबर से 30 जनवरी तक प्रोग्राम शुरू किए हैं और सब गांव में, सब शहरों कस्बों में जाने का प्रोग्राम बनाया है। और मेरा ये आकलन है कि 2024 में मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी विकल्प नहीं मिल रहा है मोदी जी के उसमें। तो मोदी जी की नीतियों को 10 साल में लोगों ने देखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में लोग भारतीय जनता पार्टी को इस देश की फिर सत्ता सौंपेंगे। ये आपने ठीक कहा कि विकल्प नहीं मिल पा रहा, लेकिन विकल्प नहीं मिल पाने भर से ही क्या ये माना जा सकता है कि तीसरी बार रिपीट करें? क्योंकि कर्नाटका ने जिस तरह से एक बूस्टअप दिया था विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस को, और वो फिर इंडिया गठबंधन बना, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती तो एक रहने वाली ही है। मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ये आकलन है कि प्रदेश के चुनाव अलग मुद्दे पर होते हैं और देश के चुनाव अलग मुद्दे पर होते हैं। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। जैसे पिछले चुनाव में आप देखेंगे 2018 में कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार बनाई और जब 6 महीने के बाद ही या साल भर बाद चुनाव हुआ 2019 का, तो सारी 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती। तो इसका अलग अलग पैमाना लोग देखते हैं। लोकसभा के चुनाव का वोटिंग पैटर्न अलग है, विधानसभा का अलग है। ये मेरा आकलन है। इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर किसी को पार्षद चुनना है तो अलग तरीके से उसको देख रहा है, किसी को विधायक चुनना है तो वहां एक नजरिया लोगों का बिल्कुल अलग है। लोकसभा की बात करें कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखें तो वहां एकदम नजरिया बदल जाता है। तो क्या लगता है कि ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसे ट्रेंड शुरू हुआ कि लोगों का नजरिया जो है हर पद और हर उसके लिए बदलता सा दिख रहा है? देश में जब चुनाव होता है तो लोग देश के नाम पर वोट देते हैं कि भाई देश कहाँ जा रहा है आज के दिन। हम ये मानते हैं कि 10 साल में मोदी जी ने देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। पहले प्रधानमंत्री कोई बाहर जाते थे तो ऐसा लगता था गए नहीं गए पता नहीं लगता था देश और विदेश को। आज मोदी जी कहीं भी दुनिया के किसी देश में भी जाते हो तो ये लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर आया है। और हमें भी सौभाग्य से कई देशों में जाने का अवसर मिला, तो जो भारत के लोगों की पहले इज्जत होती थी उससे ज्यादा आज इज्जत होती है। आज लोग कहते हैं इंडियन आया है तो उसकी कदर है। तो ये सिर्फ मोदी जी की वजह से है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है और हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है। लेकिन विपक्ष तो लगातार ये कहता रहता है कि ना तो बेरोजगारी खत्म हुई है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, विदेशों में भी नाम खराब ही हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाती है वो कहीं ना कहीं झूठे आंकड़े या झूठी तस्वीरें पेश करके इस तरह की स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है। विपक्ष का काम तो आलोचना करना है। आम जनता फैसला करती है और जनता से बड़ा कोई न्यायालय अदालत नहीं, कोई इसका पैमाना नहीं। जो जनता फैसला कर दे वो सिर माथे पे मानना चाहिए। और मेरा तो अपना आकलन है कि भाई आने वाले समय में मोदी जी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लोग खुश हैं और लोग वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे। लेकिन अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि जो बात ठीक है, आपने कहा कि विकल्प नहीं है, लेकिन अब लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया, बहुत सारे ऐसे बीजेपी के लोग हैं जो ठीक है खुलकर नहीं ये बात कह पाते हैं, लेकिन ये बात अब चर्चाएं होने लगी कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बदलाव आया, और खासतौर से भारत जोड़ो यात्रा के बाद। मैं भी मानता हूं ये बात ठीक है कि राहुल गांधी का इमेज बहुत बदली है। ये सही बात है। गांव में हम जब जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि वो पप्पू वाली इमेज बिल्कुल राहुल गांधी जी की अब खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जी पहले से ज्यादा एक्टिव हुए, पहले से ज्यादा अच्छा बोलने लगे हैं और पहले से ज्यादा मेहनत भी करने लगे। ये ठीक बात है, लेकिन मोदी जी के मुकाबले आने में अभी बहुत समय लगेगा राहुल जी को। लेकिन अभी भी ये तो जनता जनार्दन है, पता नहीं कब कहाँ किस चीज़ को बदल दे। एक दौर था जब अटल जी को लेकर ये था कि वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, स्थिति अलग बनी हुई थी, लेकिन एकदम से सब कुछ बदल गया था ना। बिल्कुल 2004 का चुनाव था तो उसमें उम्मीद यही थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रही है और फील गुड के चक्कर में नहीं हो पाया। तो जनता जनार्दन में कह रहा हूँ फैसला करेगी कि मोदी जी को नहीं बनाना तो नहीं बनाएगी, लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आज देश की जनता एक बार फिर मन बना चुकी है कि तीसरी बार मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ा है।
देश भर में जो हाईवे बने हैं। मैं 5 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहा हूं और कोई ऐसा समय नहीं रहा होगा जब मैं गडकरी जी के पास हरियाणा के प्रोजेक्ट लेके गया, उन्होंने कभी मना किया हो। और कई बार ऐसा होता था कि हम पहुंच जाते थे, दूसरे प्रदेशों की मीटिंग हमसे पहले चालू रहती थी और उसको खत्म होने में 10-20 मिनट भी लग जाते थे, चाहे वो सरकार अपोजिशन पार्टी की हो। मैंने वहां बैठे वो देखा कि कभी भी उन्होंने अपोजिशन की सरकारों को भी मना नहीं किया किसी प्रोजेक्ट के लिए, इसीलिए कनेक्टिविटी हो पाई। और आज देख रहे हैं उसी का नतीजा है कि आप हम एक प्रदेश से आखिरी प्रदेश के छोर पर भी जाएंगे तो बिल्कुल सुगम साधन मिलेगा, बहुत जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। और हरियाणा तो दिल्ली के 3 तरफ घूमता है, तो पहले हम होडल से यदि सिरसा जाते थे तो 7 घंटे लगते थे, और नालनौर से चंडीगढ़ जाते थे तो 7 घंटे लगते थे। अब 3.5 घंटे में नालनौर से चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, गुड़गांव से भी 3.5 घंटे लगते हैं। तो कनेक्टिविटी के मामले में देश में जो इन्होंने गडकरी जी ने काम किया, मेरे ख्याल से किसी भी सरकार में किसी भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, रोड मिनिस्टर ने इतना काम नहीं किया। मतलब ये ऐसे काम है जो कि उनका विजन ऐसा है कि वो काम को रोकते नहीं, इसलिए काम हो पाया। जी। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा है और इस पर हर साल राजनीति भी होती है। क्या लगता है कि कहाँ खामी है? ये सरकारों के स्तर पर खामी है या लोग ही कहीं ना कहीं अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि पर्यावरण को हमने बचा कर रखना है, या फिर प्रशासनिक स्तर पर जिस तरह से काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा? क्योंकि इसमें एक सरकार नहीं भागीदार है, तीनों, हरियाणा की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, और हर बार एक दूसरे पर आरोप लगा दिया जाता है, कभी पराली और कभी दिवाली। सही बात तो मैं कहूं कि एक्चुअल में तो मैं भी इसका आकलन नहीं कर पाया। बहुत सोचने की कोशिश करी कि इसका असली कारण क्या है। कई सालों तक ये एक मन बनता रहा कि पराली के कारण पोल्यूशन एनसीआर में या दिल्ली में होता है, लेकिन पराली से मेरा ये मानना है कि पराली से तो मुश्किल से 4-5% फर्क पड़ता होगा, और पराली से यदि फर्क पड़ता तो चंडीगढ़ में ज्यादा पोल्यूशन होता, दिल्ली में नहीं होता। मेरे को कई बार ऊपर से आने का मौका मिलता है, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से, तो ऊपर बिल्कुल मौसम साफ होता और करनाल में भी साफ होता, चंडीगढ़ साफ होता, लेकिन दिल्ली के आसपास ज्यादा पोल्यूशन होता। तो दिल्ली के आसपास ही पराली तो जलती नहीं, ये तो करनाल के बाद जलती है या सोनीपत के बाद जलाई जाती है पराली, और वो हाल नहीं है। इसका कोई मेन कारण मैं तो मानता हूं कि हवा बदल रही है, ऊपर से ओस पड़ती है, वो ऊपर नहीं उड़ने देती उस धुआं को जो भी उड़ता है, जैसे रेत उड़ता हो या फैक्ट्री का धुआं हो या 4-5% पराली का भी धुआं हो, एक लेयर बन जाती है ऊपर। कभी आप ऊपर से जाएंगे हवाई जहाज से तो कुछ मीटर के ऊपर, किलोमीटर के ऊपर आपको बिल्कुल साफ मौसम दिखेगा, तारे रात को आएंगे तो आप साफ दिखेगा, लेकिन नीचे आएंगे तो आपको साफ धरती नहीं दिखेगी। तो ये मौसम का भी फर्क है, और यदि जल्दी इसका समाधान कोई नहीं किया गया, यदि साइंटिस्ट इसका सही सवाल जवाब नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है आने वाले समय में दिल्ली में इसके हालात बहुत बुरे होंगे। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि सरकारों को आरोप लगाने के बजाय साथ बैठकर समस्या है तो उसका समाधान भी सबको बैठकर निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल समाधान है क्या। कई साल तक तो हम सुनते रहे पराली पराली, मेरा आकलन है कि पराली का ये धुआं इतना नहीं है, और बहुत से रीजन है इसके जिसके कारण ये धुआं हो रहा है, और अपोजिशन, पोजिशन, सब साइंटिस्ट सब बैठकर इसका इलाज ढूंढेंगे कि इसका समाधान ये हो सकता है। उस बारे में आगे बढ़ेंगे जब भी हम 5-4 साल में इस एनसीआर की पोल्यूशन ठीक कर पाएंगे। जी, हरियाणा की राजनीति की बात करते हैं सर, क्योंकि 2024 में हरियाणा के चुनाव भी जो है, दोनों चुनाव है, लोकसभा के भी, विधानसभा के। क्या लगता है, जो एक जिक्र आपने कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का असर लोकसभा पर नहीं पड़ता और लोकसभा चुनाव का असर भी विधानसभा पर नहीं आता, क्योंकि दोनों बार हमने देखा, 2014 की बात कर लें या 19 की बात कर लें, कि जिस बहुमत के साथ लोकसभा में सरकार बनी है वो उतना इम्पैक्ट हरियाणा पर कभी नहीं आया। पिछली बार करें तो सत्ता में आए, बहुमत के साथ आए, लेकिन बहुत बड़ा नंबर नहीं था। और 2019 में तो 75 पार के बाद जो है जिस तरह से एक स्थिति ऐसी बन गई थी कि फिर समर्थन गठबंधन में जो है सरकार बनानी पड़ी। तो क्या लगता है कि 2024 बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है हरियाणा? नहीं, चुनाव तो सभी मुश्किल होते हैं, आसान कोई नहीं होता। अब आप जो रोज एग्जिट पोल आ रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिख रही थी कि बनेगी, एग्जिट पोल में दिखा रहे कि वहां नहीं बनेगी, और जहां नहीं बन रही थी वहां बन रही है। तो ये कल इस बात का पता लग जाएगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। मैं ये मानता हूं कि प्रदेश में थोड़ी सी दिक्कत आती है,
काम करते हैं। और जो ये नए पोर्टल मनोहर सरकार में लागू है, इसमें थोड़ी सी नाराजगी है, लेकिन आने वाले समय में इसका फायदा बहुत मिलेगा, मैं कहता हूँ। और दुनिया में कोई भी आप नया काम करो, उसमें दिक्कतें जरूर आती हैं, लेकिन लंबे समय में उसका बहुत फायदा होता है। कांग्रेस ने फैमिली प्लानिंग के तहत नसबंदी की, कांग्रेस सरकार चली गई 77 में, लेकिन आज आम आदमी फैमिली प्लानिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो कई अच्छी पॉलिसी लागू करने में भी जो लागू करता है उसको नुकसान होता है, लेकिन लंबे समय के लिए इस प्रदेश को बहुत फायदा होता है। मनोहर लाल जी ने जो पोर्टल चालू किए हैं, ऑनलाइन जो सब कुछ सिस्टम किया है, वो आने वाले समय में बहुत फायदा देंगे। आज लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद सब लोग ये कहेंगे कि एक नई सोच करी थी मनोहर लाल जी ने, वो अच्छा काम हुआ। अगर ईमानदारी से जाने तो क्या लगता है 2024 में हरियाणा भी रिपीट कर रहे हैं? नहीं, 2019 में भी हम रिपीट कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणों से सरकार हमारी बहुमत में ना पाई। ये तो जनता बताएगी करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां वो सभी कोशिश करती हैं। कांग्रेस भी आज मुकाबले में, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि और पार्टी आज हरियाणा में नहीं है। तकरीबन 80 सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा, 10 सीटों पे कहीं त्रिकोणीय मुकाबला होगा, आमने सामने की टक्कर। मतलब जेजेपी को अभी हम कहीं कंसीडर नहीं करते? मैं ये मानता हूं कि हरियाणा में कोई पार्टी, तीसरी पार्टी, कुल 10 सीटों पे 3 पार्टियों का मुकाबला होगा, बाकी 2 पार्टियों का मुकाबला होगा। जो पहले सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सभी जानना चाहते हैं कि लोकसभा या फिर विधानसभा? नहीं, मेरी इच्छा तो विधानसभा चुनाव लड़ने की। अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो लोकसभा के लिए पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पिछली बार टिकट नहीं दिया तो हम घर बैठ के, मैं तो हमेशा चुनाव लड़ने वाला आदमी हूँ। कभी चुनाव आज तक, जब मैं 26 साल का था जब चुनाव लड़ता, कोई छोड़ा नहीं, पिछला छोड़ा है। हाँ, चुनाव लड़ने की इच्छा है, चुनाव लड़ूंगा, और पार्टी टिकट भी देगी अब की बार, और जोन सी टिकट देगी वो लड़ूंगा। उम्मीद विधानसभा की करता हूँ। गुरुग्राम जिले की भी बात करते हैं, क्योंकि यहीं से हैं, यहीं बैठे हैं, तो बहुत सारे मुद्दे यहाँ के भी हैं। क्योंकि हरियाणा का चमकता हुआ चेहरा अगर कोई है तो वो गुरुग्राम है। इसी को पेश भी किया जाता है, ग्लोबल स्तर पे बात करें, देश के स्तर पर बात करें। और अब तो आंकड़े भी, जो पहले था कि 50% रेवेन्यू जो है गुरुग्राम से जाता है, वो रेवेन्यू भी बढ़ गया, वो 80-85% हो गया है। नहीं, 64-65% हुआ। चलिए, शायद वो 64-65 भी, लेकिन एक नंबर यहाँ से बढ़ा है। लेकिन वो डेवलपमेंट अभी भी नहीं दिखता। वो नाराजगी है, गड्ढे हैं, बिजली, पानी, सीवरेज, और बरसात जब होती है तो वो फिर से वही वाटर लॉगिंग। आपने भी, जब पिछली बार आप मंत्री थे, आप लगातार जो है, हमने खुद देखा कि जगह जगह जाके जो नाले ब्लॉक थे उनको खुलवाने का भी काम किया था, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा ठीक से। एक्चुअल तौर पे गुड़गांव में हमने जीएमडीए बनाया, और कई अथॉरिटी होने के बाद कहीं जीएमडीए हो गया, कहीं हुड्डा हो गया, कहीं नगर निगम हो गया, सामंजस्य आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाए। उस वजह से कुछ काम रह जाते हैं जीएमडी के जिम्मे, कुछ हुड्डा के जिम्मे रह जाते हैं, जिसको एचएसवीपी आजकल बोलते हैं, कुछ नगर निगम के जिम्मे रह जाते हैं। तो कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेवारी ले नहीं पाता। जब तक इसका सामंजस्य आपस में नहीं बैठेगा, गुड़गांव साफ नहीं हो पाएगा। और आज तो गुड़गांव में अभी तो 1.5-2 महीने से कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। गुड़गांव में बहुत गंदगी है, उम्मीद है कि जल्दी ये साफ होगा। लेकिन हाँ, गुड़गांव में बहुत सी दिक्कतें हैं। ज़्यादा रेवेन्यू देने की वजह से आम आदमी आस भी करता है कि जब हम ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं तो हमें सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं। और मेरी तो सबसे बड़ी एक मांग ये है कि गुड़गांव की आबादी तकरीबन 30 लाख होगी। गुड़गांव में बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बन गई हॉस्पिटल के नाम पर, गुड़गांव में हॉस्पिटल नहीं बन पाया। मेरे भी ये टीस है कि गुड़गांव में एक हॉस्पिटल नहीं, कम से कम 4 हॉस्पिटल बनने चाहिए कि आबादी के अनुसार। यदि और प्रदेश के किसी और जिले में हम देखें तो 1 या 2 हॉस्पिटल हैं, लेकिन गुड़गांव की आबादी यदि 30 लाख है तो इस हिसाब से हॉस्पिटल बनना चाहिए। गरीब आदमी जो एक सीमित साधन में अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसके लिए बड़ी मुश्किल है बच्चों का इलाज करवाना है, बुजुर्गों का इलाज करवाना। इसलिए सरकार को इसके प्रति ध्यान देना चाहिए। हमारा कई साल से हॉस्पिटल टूटा हुआ है, सिविल हॉस्पिटल, उसकी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए, और 2-3 नए हॉस्पिटल की भी आधारशिला रखनी चाहिए। क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी भी है जो लेबर क्लास है, और उसको चाहिए, क्योंकि वो बड़े बड़े इन हॉस्पिटल्स का ना तो बिल वो दे नहीं पाते और ना ही वहां जाके अपना इलाज करा पाते हैं। हाँ, ये बहुत दिक्कत है। मैं खुद कह रहा हूँ जरूर 3-4 हॉस्पिटल बनने चाहिए। आज भी हम आधारशिला रखेंगे तो कोई हॉस्पिटल बनने में 4-5 साल लग जाते हैं, तो अगले आने वाली योजना में भी वो तैयार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, होना चाहिए। पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारे काम आपके हाथों से हुए, बहुत सारी डेवलपमेंट के, चाहे एलिवेटेड फ्लाईओवर हो या दूसरे जो काम हो, और कोशिश आपकी ये भी थी कि जो सरकारी हॉस्पिटल जो खंडर हो चुका था वो दोबारा से बने। और ना केवल सरकारी हॉस्पिटल, एक बस स्टैंड भी नहीं है शहर के पास। बस स्टैंड भी नहीं है, बस स्टैंड नहीं है, जबकि आप एक साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से काम रहेंगे
2024 में बतौर राव नरवीर सिंह जब अगर एक बार फिर से सत्ता में आते हैं, वो पावर आती है, तो कि हाँ ये बदलाव अपने क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में और अपने जिले में, प्रदेश में वो देखना चाहें? सबसे पहले तो 3-4 हॉस्पिटल बनने चाहिए। बस स्टैंड की हमने जमीन नई ले ली है, खेड़ की दोला के पास टोल टैक्स जो आजकल है वहाँ, उसके पास, उसको वहाँ शिफ्ट होना चाहिए। गुड़गांव में मेट्रो आनी चाहिए शहर के अंदर, बहुत पुरानी मांग है, गुड़गांव मेट्रो नहीं आई। कई बार प्रोजेक्ट पास हो चुके, कई बार मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा कर दी, उसको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए कि वो बने। तो ये मेन समस्याएं हैं। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, हमने यूनिवर्सिटी 2017-18 में उसकी आधारशिला रखी, उसकी क्लासें भी यहाँ गुड़गांव कॉलेज में लग गई थी। आजकल उसकी यूनिवर्सिटी का काम चल रहा है और 2-3 बिल्डिंग उसमें बन के तैयार हो गई। उसका पूरा कैंपस जल्दी तैयार हो, क्योंकि सारे प्रदेश के तकरीबन बहुत से जिलों में सरकारी यूनिवर्सिटी हैं। गुड़गांव में यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत है, लेकिन सब प्राइवेट है। पहली बार बहुत सालों के बाद उम्मीद पूरी हुई कि गुड़गांव में एक सरकारी यूनिवर्सिटी बने, उसकी बिल्डिंग तैयार होकर उसका कैंपस पूरा तैयार और वहाँ क्लासें लगे। लोगों की इच्छा है स्वास्थ्य के मामले में अच्छा हो गुड़गांव, हमारे एजुकेशन के मामले में अच्छा हो और कनेक्टिविटी अच्छी हो। बहुत सी कनेक्टिविटी अभी रह रही है बाकी। गुड़गांव के अंदर जैसे एक्सटेंशन रोड पर हम जाते हैं तो उसको ऊपर शाम को इतने गड्ढे हैं और इतने उस पर भीड़ हो जाती है, तो वहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए। बख्तावर चौक पे फ्लाईओवर बनना चाहिए। ऐसे ही कम से कम 20-22 जगह हैं जहाँ गुड़गांव में फ्लाईओवर बनना चाहिए, अंडरपास बनना चाहिए, तब गुड़गांव में सफल आना जाना हो पाएगा। हमने अपने टाइम में राजीव चौक, इफ्को चौक, हीरोंडा चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, ये कई अंडरपास फ्लाईओवर बनाए और उससे बहुत नए गुड़गांव और पुराने गुड़गांव की कनेक्टिविटी में बड़ा फर्क पड़ा। और आज आम आदमी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, लेकिन अब गुड़गांव बहुत बढ़ गया, नया गुड़गांव बहुत बड़ा हुआ है। तो उसमें भी बहुत जगह ऐसे दिखते हैं जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने में समय लगता है, तो वहाँ भी अंडरपास या फ्लाईओवर बनने चाहिए, तब गुड़गांव की हालत को सुधरेगी। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि ये बदलाव जो है वो जल्द देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्टर जी के न्यूज रूम में आए और तमाम जो सवालों के जवाब आपने दिए। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, रिपोर्टर जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर मुझे आमंत्रित किया, और उम्मीद करता हूँ कि गुड़गांव की और सारे प्रदेश की ज्वलंत मुद्दों को आप उठाते रहेंगे। आपको बहुत बहुत हार्दिक आभार। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार।